हेलो एवरीवन, मैं पल्लवी सिंह आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज का मेरा टॉपिक वर्णिक छंद है। अपने लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि छंद किसे कहते हैं, छंद के प्रकार कौन कौन से हैं, मात्रिक छंद किसे कहते हैं और मात्रिक छंद के प्रकार कौन कौन से हैं। आज के वीडियो में हम वर्णिक छंद पर मेनली फोकस करेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि वर्णिक छंद क्या होता है। तो जब काव्य की गणना वर्णों के आधार पर की जाती है तो उसे वर्णिक छंद कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर काव्य किसे कहते हैं सबसे पहले तो हमें ये जानना जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जिन्हें नहीं पता है कि काव्य किसे कहते हैं। तो काव्य का अर्थ हमारा होता है पद्य से होता है, कविता से होता है, पोयम से होता है। ठीक है, और काव्य जो मन में हमारे उभरे हुए भाव है, जब हम उन्हें एक किसी कविता का रूप दे देते हैं और किसी पेज पे लिख देते हैं तो वो हमारे क्या होते हैं, काव्य हो जाते हैं। ठीक है, तो जब इन्हीं काव्यों की गणना जो है वर्णों के आधार पर की जाती है तो उसे वर्णिक छंद कहते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आएगा कि वर्णिक छंद किसे कहते हैं। जब काव्य की गणना वर्णों के आधार पर की जाती है तो उसे वर्णिक छंद कहते हैं। करेक्ट। तो यहाँ पर वर्णिक छंद कह सकते हैं या छंद के बारे में कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं। तो वो पॉइंट कौन कौन से हैं। पहला पॉइंट ये है कि छंद शास्त्र के प्रेरता पिंगल ऋषि हैं और उन्हीं के नाम पे छंद को पिंगल भी कहते हैं। तो परीक्षाओं में प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं कि पिंगल किसे कहते हैं। तो जब ऐसा आप देखें क्वेश्चन कि पिंगल किसे कहते हैं पूछा जा रहा है तो आपको आंसर टिक करना है या मार्क करना है छंद। ओके, मीन्स छंद को ही पिंगल कहते हैं। अब चलिए सेकंड पॉइंट की तरफ चलते हैं। सेकंड पॉइंट हमारा है कि छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है, मीन्स पहली बार छंद को कहाँ देखा गया था। तो छंद का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। तीसरा पॉइंट चलिए देखते हैं। छंद को काव्य का व्याकरण भी कहा जाता है। अब ये छंद को काव्य का व्याकरण कैसे कह सकते हैं। ठीक है, तो हम सभी जानते हैं कि जैसे हिंदी व्याकरण है उसमें क्या होता है कि हिंदी को कैसे पढ़ना है, कैसे लिखना है, इसके नियम होते हैं। ठीक है, तो काव्य का व्याकरण छंद को इसलिए कहते हैं क्योंकि काव्य को जो लिखने का तरीका होता है वही छंद में बताया जाता है, इसलिए छंद को काव्य का व्याकरण कहते हैं। उसी प्रकार जैसे कि काव्य की आत्मा किसको कहते हैं, रस को कहते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि वर्णिक छंद क्या है और पिंगल ऋषि के नाम पे ही छंद को पिंगल कहते हैं। छंद का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है और छंद को काव्य का व्याकरण कहते हैं। ठीक है, अब चलिए देखते हैं कि छंद किसे कहते हैं, क्योंकि एक बार आपको शॉर्ट में बताना जरूरी है, उससे आप समझ जाएंगे कि छंद किसे कहते हैं, तब हम वर्णिक छंद के बारे में बात करेंगे। तो जब काव्य की गणना में क्या क्या इंपॉर्टेंट होता है, चरण, वर्ण, मात्रा, यति, गति, तुक और गढ़, जब ये चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं और उन पर बल दिया जाता है तो उसे हम छंद कहते हैं। और इन्हें छंद के अंग भी कह सकते हैं। जैसे कि परीक्षाओं में पूछ दिया जाता है कि छंद के अंग कौन कौन से हैं, तो चरण, वर्ण, मात्रा, यति, गति, तुक, गढ़, ये सब क्या है, ये सब छंद के अंग हैं और इन्हीं को मिलाकर क्या बनता है, छंद बनता है। ठीक है, तो ये दो तरह से हो गया कि छंद में क्या क्या चीजें आती हैं और छंद के अंग कौन कौन से हैं। ठीक है, तो ये तो आपको समझ में आ गया कि छंद किसे कहते हैं। अब यहाँ पे हम एक एक करके डिटेल में जानेंगे कि चरण क्या होता है, वर्ण क्या है, मात्रा, यति, गति, तुक और गढ़, ये क्या क्या चीजें हैं। तो चलिए इसके लिए हम सबसे पहले तो एक कविता लेंगे, दोहा लेंगे, पद्य लेंगे, उसके अनुसार हम समझने का प्रयास करेंगे कि छंद किसे कहते हैं और छंद के ये जो पार्ट है, अंग है, वो क्या क्या है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे चरण की। ठीक है, ये हमारा छंद का पहला अंग है, चरण। तो जैसा कि हम देखें कि यहाँ पर मैंने जो एक दोहा लिख रखा है, इसके 4 पार्ट है। पहला पार्ट, ये दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट और ये
चौथा पार्ट। तो इन्हीं चारों पार्टों को हम क्या कहते हैं, चार चरण कहते हैं। मीन्स कहने का मतलब कि ये पहला चरण हो गया, दूसरा चरण हो गया, ये हमारा तीसरा चरण हो गया और ये चौथा चरण हो गया। मोस्टली हम जो भी कविता, दोहा, इन सब में देखते हैं कि हम चार चरण में ही हमें ये चीजें मिलती हैं, तो इन्हें हम चरण कहते हैं। उसमें भी जो हमारा ये पहला और ये तीसरा, ये क्या है, विषम चरण है, और दूसरा और चौथा ये क्या है, सम चरण है। तो कभी कभी परीक्षाओं में पूछ देता है कि सम चरण क्या होते हैं या विषम चरण क्या होते हैं, या कोई भी दोहा, कविता, पद्य दे दिया जाता है, उसमें आपको बताना होता है कि कौन सा पार्ट सम चरण का है और कौन सा विषम चरण का है। तो आई होप चरण क्लियर हो गया होगा। चलिए अब वर्ण देखते हैं। वर्ण का मतलब होता है क से लेकर ह तक, ये जितने भी लेटर होते हैं इन्हें हम क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। ठीक है। मात्रा होती है हमारी, क्या होती है, अ टू आहा, ये सब हमारी क्या होती है, मात्राएं होती हैं। ठीक है। यति, यति का मतलब होता है कि जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर और यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर, हम थोड़ा दोहा, कविता या जो भी पद्य है उसको पढ़ने के लिए थोड़ा सा रुकते हैं, ठहरते हैं। तो जहां पर हम दोहा, कविता या पद्य को पढ़ने के लिए थोड़ा सा ठहरते हैं, रुकते हैं, विश्राम लेते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, यति कहते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे कॉमा जो आप देख रहे हैं इसका मतलब होता है अल्प विराम, और जो यहाँ पे खड़ी पाई आप देखते हैं इसका मतलब होता है पूर्ण विराम। तो यही हमारी यति है। गति का क्या मतलब होता है, जब भी हम कविता को, दोहा को, पद्य को पढ़ते हैं तो फास्ट पढ़ते हैं, एक स्पीड से पढ़ते हैं। जैसे कि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। तो ये हमारी क्या है, कविता की गति होती है। ठीक है। नेक्स्ट चलिए तुक पे चलते हैं। तुक क्या होता है, तुक का अर्थ होता है, जो आप देख रहे हैं यहाँ पे गर है, गर, माँ, माँ, ये हमारे क्या सिमिलर दिखने वाले शब्द लग रहे हैं। ठीक है। इनके शब्द के लास्ट के जो लेटर्स है वो सिमिलर है। तो जब भी हम ऐसे देखते हैं कि जो भी शब्द होते हैं उसके लास्ट के लेटर जो है वो मैच करते हैं, तो वो हमारे क्या होते हैं, तुक होते हैं। तुकबंदी कहते हैं, समान तुक वाले शब्द कहते हैं। नेक्स्ट होता है हमारा गण। गण का हम डिस्कस अगले जो स्लाइड है उसमें करेंगे। तो पहले हम देखेंगे कि ये क्या, कितने अंग हो गए छंद के। तो चरण पहला अंग, वर्ण दूसरा अंग, मात्रा जो है हमारा तीसरा अंग, यति चौथा अंग, गति पांचवा अंग, तुक छठा, और गण जो है ये सातवां। तो कभी कभी पूछ लेता है कि कितने अंग होते हैं छंद के और कौन कौन से, तो 7 अंग होते हैं, और उसमें चरण, वर्ण, मात्रा, यति, गति, तुक और गण, ये सब है उनके अंग होते हैं। तो चलिए इन सब के बारे में तो हमने डिटेल से जान लिया, अब गण के बारे में देखते हैं। ठीक है। तो गण जो होता है हमारा, गण के 8 प्रकार होते हैं। गण के कितने प्रकार होते हैं, 8 प्रकार होते हैं। अब इन 8 प्रकारों को याद करने के लिए एक बहुत ही अच्छा सूत्र है और बहुत फेमस सूत्र है, ये आपको सभी किताबों में मिल जाएगा और उन्हें आपको याद करने की जरूरत है। यहाँ पे हमें क्या करना है, तो हमें सिर्फ समझना है कि ये सूत्र कैसे उनको सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, जैसे य माता राज भान सलगा, ये हमारे 8 प्रकार है। कैसे, जो एक एक लेटर है वो एक एक प्रकार के नाम है। जैसे यगड़ है, मगड़, तगड़, रगड़, जगड़, भगड़, नगड़, और ये हमारा क्या हो गया, सगड़। तो यहाँ पे देखिए य मा ता रा ज भा न स, ये हमारे क्या हो गए, 8 प्रकार हो गए। और लगा जो ये लिखा हुआ है, यहाँ पर हम इसकी जगह कुछ भी ऐसा सिमिलर करके लिख सकते हैं जैसा ये दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे लगा सिर्फ इसलिए लिखा है कि जो सूत्र है वो आपको इजीली अच्छे से समझ में आ जाए, और जो भी ये मात्राएं उसके साथ जो दिखाई दे रही हैं आपको, ये हम अच्छे से लगा सके। ठीक है।
तो ये तो हमारे जो गण है उनके 8 प्रकार होते हैं और वो कौन कौन से हैं आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे गण किसे कहते हैं एक बार हम समझेंगे कि जो वर्णों के 3 वर्णों के समूह होते हैं उन्हें हम गण कहते हैं। तो गण में हमेशा आप क्या देखेंगे कि 3 वर्णों के समूह को ही देखेंगे। तो आई होप आपको गण क्या है अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि ये जो हमारे सब दिख रहे हैं ये क्या है, क्योंकि हमको समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या होगा। मैंने अपने मात्रिक छंद वाले वीडियो में इसको बताया है, लेकिन एक बार मैं फिर से बताना चाहती हूँ कि इसके लिए हमें देखना होगा कि स्वर जो है उनके 2 प्रकार इसमें किए गए हैं, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। हम सभी जानते हैं कि ह्रस्व स्वर जो है अ, ई, उ, री होते हैं, ठीक है। और दीर्घ स्वर जो है आ, बड़ी, छोट, बड़ा उ, ए ओ औ अंग आह, ये सब क्या होते हैं दीर्घ स्वर होते हैं। ह्रस्व स्वर कम समय लेता है और कंपेयर टू ह्रस्व स्वर दीर्घ स्वर जो है वो दुगना समय लेता है। यहाँ पे छंद में इसको जो ह्रस्व स्वर की जितनी भी मात्राएं हैं उनके लिए 1 नंबर दिया गया है और उनका नाम क्या है गुरु। उनकी गणना के लिए 1 नंबर दिया गया है और उनका नाम होता है लघु, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे जो दीर्घ स्वर है उनके लिए 2 मार्क्स दिए गए हैं और मीन्स जब हम गणना करेंगे तो 2 के रूप में गिनती करेंगे और उनको प्रोनाउंस क्या करेंगे गुरु प्रोनाउंस करेंगे, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा कौन कौन से ह्रस्व स्वर है कौन कौन से दीर्घ स्वर है। और जब भी हम गण को समझते हैं तो जो भी मात्राएं होती हैं उनको हम गिनते हैं तभी हमको समझ में आता है। तो इसके लिए हमने एक पोयम लिया है, उस पे हम समझने का प्रयास करेंगे। जैसे उदाहरण है क्या, वाम अंग शिव शोभित शिवा उदार, सरस सुवारिद में जनु तड़ित बिहार, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने पहले ही आपको बताया था कि जो भी ह्रस्व स्वर है उसके लिए 1 अंक की गणना करेंगे, दीर्घ स्वर है उसके लिए 2 अंक की गणना करेंगे। और कहाँ ह्रस्व और कहाँ दीर्घ स्वर लगेगा इसमें हम समझेंगे। तो यहाँ पे आ की मात्रा इंक्लूडेड है, आ की मात्रा अटैच्ड है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया दीर्घ स्वर हो गया। यहाँ पे म है तो 1, यहाँ पे अंक की मात्रा है तो दीर्घ, ग है तो 1, छोटी की मात्रा है शिव पे तो 1, व के साथ अ अटैच्ड है तो 1, ओ की मात्रा है तो गुरु और 2, छोटी की मात्रा है तो लघु और 1, त लघु और 1, शिवा में शी है तो लघु और 1, वा में आ की मात्रा है और गुरु है तो 2, उदार में लघु, गुरु और लघु, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि इसको कैसे लगाएंगे। जहां पे भी दीर्घ स्वर है वहां पे गुरु और जहां पे भी क्या है ह्रस्व स्वर है वहां पे लघु लिखेंगे और इनकी गणना ऐसे ही करेंगे, ठीक है। तो ये तो आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पे गण जो हमने लिखे हैं कि गण के कितने जो होते हैं 8 प्रकार होते हैं उनको कैसे समझ सकते हैं। तो जैसे भी हमने बताया था कि गण जो है 3 वर्णों के समूह होते हैं। तो यहाँ पे पहले जो भी 3 वर्ण वाले हैं उनको हम थोड़ा सेपरेट करते हैं, उदार, बिहार, तड़ित, सरद, ये सब हमारे 3 वर्ण वाले हैं या शोभित। तो चलिए बिहार को लेते हैं। जैसे बिहार एक शब्द है और इसमें 3 वर्ण हमें दिखाई दे रहे हैं, तो ये हमारा गण हो सकता है। लेकिन बात यहाँ पे ये है कि ये हमारा कौन सा गण होता है, ठीक है। तो ब में छोटी की मात्रा है तो लघु, हा में आ की मात्रा है तो गुरु और र में लघु, ठीक है। तो लघु गुरु लघु, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा लघु गुरु लघु वाला कौन सा प्रकार हो गया, ये हमारा हो गया जगड़, ठीक है। तो जब भी हम देखते हैं कि लघु गुरु और लघु आता है ये हमारा जगड़ हो गया, जगड़ हो गया, ठीक है। तो अब हम ये समझेंगे कि जो हमने ये जो लिख रखा है जैसे लघु गुरु गुरु या गुरु 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 उनको कैसे निकालेंगे, ये हमारे सामने प्रश्न आता है। तो यहाँ पे जब भी देखिए आप जो ये सूत्र देख रहे हैं यह माता राजभान सलगा, यहाँ पे इनको 3-3 के पेयर में बनाएंगे। जैसे कि ये हमारा य माता, उसके बाद मा तारा, तो य माता से यगड़ हो गया। तो यगड़ में देखिए
य माता मीन्स य से लघु, मा से गुरु और ता से गुरु ऐसे लेते हैं। उसके बाद दूसरा हमारा मगड़ हो गया, उसमें मा रा मा ता रा है, ठीक है, तो गुरु 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 होगा। उसी तरह तीसरा जो हमारा तगड़ है उसमें ताराज, ताराज है तो गुरु गुरु लघु होगा। उसी तरह चौथा जो है रगड़ है, रगड़ में कैसे लेंगे, राज भा मीन्स गुरु लघु गुरु। और जगड़ है, जगड़ में ज भान मीन्स लघु गुरु और लघु। भगड़ में भा न स गुरु लघु लघु। उसी तरह नगड़ में न स ल लघु 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 और स ल गा, सगड़ के लिए स ल गा, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, लघु लघु और गुरु। तो ये आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये यहाँ पे कैसे ये निकल कर आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे ये समझ में आ ही गया आपको कि जो 3 वर्णों का समूह है उसे गण कहते हैं। एक वर्ड हमने लिया बिहार, इस पे मात्राएं लगाई, मात्रा लिखा और कौन सा प्रकार है गण का ये हमने देख लिया। तो कभी कभी परीक्षाओं में पूछ देता है कि कोई भी 3 वर्ण का समूह दे देता है, 3 वर्णों का समूह दे देता है और आपसे पूछता है कि बताइए ये गण का कौन सा प्रकार है। तो पहले तो आपको उससे मात्राएं लगानी होंगी और उसके बाद तब देखना होगा कि ये कौन सा प्रकार है। तो आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम देखते हैं कि छंद के प्रकार कौन कौन से हैं, इसको हम शॉर्ट में करेंगे। तो छंद के प्रकार मात्रिक छंद, वर्णिक छंद और मुक्तक छंद होते हैं। मात्रिक छंद के बारे में हम डिटेल से जान चुके हैं, बस एक लाइन में मैं यहाँ पे आपको बताना चाहती हूँ कि जब भी काव्य की गणना मात्राओं की रचना के आधार पर होती है तो उसे मात्रिक छंद कहते हैं, ठीक है। मात्राओं के आधार पर जब काव्य की गणना होती है तो उसे मात्रिक छंद कहते हैं। अब यहाँ पे चलिए वर्णिक छंद किसे कहते हैं। तो वर्णिक छंद में वर्णों की संख्या और नियम का ध्यान रखा जाता है। मीन्स कहने का अर्थ है कि जब भी काव्य की गणना वर्णों के आधार पर की जाती है तो उसे वर्णिक छंद कहते हैं। तीसरा हमारा है क्या, मुक्तक छंद है। मुक्तक छंद किसकी देन है, आधुनिक युग की देन है, ठीक है। और कभी कभी मुक्तक छंद को स्वच्छंद छंद के नाम से भी जानते हैं। इसे स्वच्छंद छंद इसलिए बोलते हैं क्योंकि जब भी हम जो आजकल कविताएं, आधुनिक युग की जो भी कविताएं लिखी जा रही हैं वो मात्रिक छंद और वर्णिक छंद या कह सकते हैं कि छंद के जो भी नियम हैं उनसे मुक्त होती हैं, इसलिए इसे मुक्तक छंद के नाम से या स्वच्छंद छंद के नाम से जानते हैं, ठीक है। और आजकल के जितनी भी कविताएं लिखी जा रही हैं वो मुक्तक छंद में ही लिखी जा रही हैं। तो आई होप आपको ये प्रकार जो है छंद के अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम वर्णिक छंद का जो प्रकार है या कह सकते हैं कि जो वर्णिक छंद में बहुत सारे छंद हैं उनके बारे में डिटेल से जानेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे वर्णिक छंद के प्रकार सवैया छंद को, ठीक है। तो सवैया छंद क्या होता है, सवैया छंद में 4 चरण होते हैं और हर चरण में कितने 22 से 26 वर्ण होते हैं। तो जब भी आप देखें कि कहीं भी 4 चरण है और हर चरण में, चरण जैसे कि हमने पहले ही बताया था कि ये 1 है, 2 है, 3 है, 4, ये हमारे चरण है। तो जब भी इनमें 22 से 26 तक वर्ण होते हैं तो उन्हें हम सवैया छंद कहते हैं। तो चलिए अब इसकी गिनती करते हैं, तब पता चलता है कि ये जो उदाहरण दिया गया है इसमें 22 से 26 तक वर्ण है कि नहीं है। तो चलिए देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 और 23। तो यहाँ पे हमने देखा कि कितने वर्ण है हमारे, ये 23 वर्ण है। तो ये क्या है, 22 से 26 तक सवैया छंद में वर्ण होने चाहिए। तो ये दूसरा जो नियम है ये तो कंप्लीट कर लेता है। और 4 चरण होने चाहिए। तो ये देख रहे हैं कि आप इसके 4 चरण है, एक चरण है ये, दूसरा चरण है ये, तीसरा चरण है और ये हमारा क्या है, चौथा चरण है। तो ये भी ये नियम कंप्लीट करता है। तो जब भी आप देखें कि किसी भी कविता, दोहा या पद्य में 4 चरण हो और हर चरण में 22 से लेके 26 तक के बीच की मात्राएं हो या वर्ण हो तो वो हमारे क्या होते हैं, सवैया छंद के
उदाहरण होते हैं। तो चलिए अब इसके नेक्स्ट प्रकार की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रकार कौन सा है वर्णिक छंद का? है उपेंद्र व्रजा छंद है। ठीक है, इस छंद में क्या होने चाहिए? प्रत्येक चरण में, पहले तो चरण में 11 वर्ण होने चाहिए, एक जगड़, तगड़, सगड़ और बाद में क्या, 2 गुरु होने चाहिए। ठीक है, तो ये जो भी उदाहरण दिया गया है इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि 11 वर्ण है कि नहीं है। तो चलिए देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11। ठीक है, ये जो है हमारा ई, इसको हम नहीं लेंगे। उसी तरह 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे ये 9, ये 10 और ये 11, इसे हमने नहीं लिया। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा कि जो भी है वो 11 वर्ण है इसके प्रत्येक चरण में। तो पहला जो नियम था उसको इसने कंप्लीट कर लिया। दूसरा क्या है, इसमें एक जगड़ होने चाहिए। तो उसके लिए हमें सबसे पहले तो इस पे मात्राएं लगाएंगे और उसके बाद देखेंगे कि ये जगड़ तगड़ सगड़ है कि नहीं है। तो चलिए मात्राएं लगाते हैं यहाँ पर। लघु, गुरु, लघु, और ये क्या हो गया हमारा, गुरु, गुरु और लघु, लघु, यहाँ पे क्या है, लघु, गुरु, गुरु और ये गुरु। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले तो जगड़ है, तो जगड़ में देखते हैं कितनी मात्राएं होती हैं। तो लघु, गुरु और लघु होता है। तो यहाँ पे देखिए लघु, गुरु और लघु है। ठीक है, तो ये तो हो गया। दूसरा है हमारा तगड़। तगड़ में कितनी मात्रा है, तो गुरु, गुरु, लघु। तो उसके बाद आइए हम देखते हैं गुरु, गुरु, लघु। तो ये भी हमारा हो गया। तीसरा है सगड़। ठीक है, तो सगड़ में हम देखते हैं लघु, लघु, गुरु है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए लघु, लघु और गुरु है। ठीक है, और उसके बाद में क्या है, 2 गुरु होने चाहिए। तो यहाँ पे देखिए अंत में 2 गुरु आ रहे हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि हम सबसे पहले तो वर्णों की गिनती कैसे करें, कि इसमें 11 वर्ण है, और दूसरा जगड़ तगड़ सगड़ और जो 2 गुरु है ये हमने इसमें देख लिया। तो ये हमारा उपेंद्र वज्र छंद का उदाहरण होता है। चलिए अब अपने नेक्स्ट प्रकार की तरफ चलते हैं वर्णिक छंद के। तो वर्णिक छंद का नेक्स्ट प्रकार क्या है, इंद्र वज्र छंद होता है। इसमें भी हमारे 11 वर्ण होने चाहिए, 2 तगड़, 1 जगड़ और बाद में 2 गुरु होने चाहिए। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले तो हम वर्णों की गिनती करेंगे। तो देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये 11 वर्ण है पहले चरण में। दूसरे चरण में देखेंगे कि दूसरे चरण में कितने वर्ण हैं। तो यहाँ पे देखिए ये हाफ है, तो इसको काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये शुरुआत में ही लेटर है, अगर यही बीच में रहता तो हम इसको गिन सकते थे, लेकिन शुरुआत में ही है तो इसकी गिनती नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये तो हमारे हो गए कि 11 वर्ण होने चाहिए प्रत्येक चरण में। तो ये तो हो गए, फिर से एक बार गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो 11 वर्ण ये जो पहला नियम है उसको पूर्ण कर रहा है। दूसरा है 2 तगड़ और 1 जगड़ होने चाहिए। तो उसके लिए हम देखेंगे कि इसमें जगड़ और तगड़ है कि नहीं है। तो पहले इसको मात्रा लगाते हैं। तो इसमें ये गुरु, गुरु और लघु, गुरु, गुरु, लघु, लघु, गुरु, लघु, गुरु और ये गुरु होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्या, 2 तगड़ होने चाहिए। तो देखते हैं तगड़ में क्या क्या होते हैं। गुरु, लघु, सॉरी, लघु, गुरु, गुरु, लघु। ठीक है, तो गुरु, गुरु, लघु, ये देखिए यहाँ पे गुरु, गुरु, लघु, दूसरा गुरु, गुरु, लघु। तो 2 तगड़ तो हो गए।
अब देखिए जगड़ है कि नहीं, तो जगड़ के लिए हमें लघु गुरु और लघु चाहिए। तो यहाँ पे देखते हैं लघु गुरु और लघु, ये तीन हो गए। दो गुरु अंत में होने चाहिए, वो ये हमारे दो गुरु हैं। तो जब भी आप देखें कि प्रत्येक चरण में 11 वर्ण है और साथ में ही उसमें क्या है, जो वर्ण के साथ साथ जो मात्राओं की गिनती कर रहे हैं हम, उसमें दो तगड़ एक जगड़ और दो गुरु होते हैं, तो वो हमारा किसका, इंद्रव्रजा छंद का उदाहरण होता है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब अपने नेक्स्ट प्रकार की तरफ चलते हैं, जो कि मालिनी छंद है। तो मालिनी छंद में हम क्या क्या देखते हैं कि पहला तो ये है कि यह एक समवर्णिक छंद है। इसमें 15 वर्ण होते हैं, दो नगड़ होता है, एक मगड़ होता है, दो यगड़ होते हैं। ठीक है, तो देखते हैं कि इसमें 15 वर्ण है कि नहीं है। तो चलिए काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 11 12 13 14 और ये 15, ये हमारे 15 वर्ण इसमें हो गए। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं उसी तरह, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे देखिए र मैंने छोड़ दिया है। ठीक है, और यहाँ पे ये मात्रा है तो इसको हम नहीं लेंगे। ठीक है, इसको कट कर देंगे। तो ये तो हमने सारे वर्ण लगा लिए, अब इनकी गिनती करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो हमने देखा यहाँ पे कितने वर्ण हो गए, यहाँ पे ये 15 वर्ण हो गए। ठीक है, अब दूसरी तरफ आते हैं, देखते हैं कि 15 वर्ण है कि नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये हमारे 15 वर्ण। और देखा हमने यहाँ पे जो अ था, क्योंकि ये एक स्वर है, ठीक है, और स्टार्ट हो रहा था, लेटर जो वर्ण है और जो शब्द है वो अ से स्टार्ट हो रहा था, तो इसलिए हमने इसको नहीं गिनती किया, क्योंकि यहाँ पे हम वर्णों की गिनती कर रहे थे, तो इसको हमने नहीं लिया है। तो ये 15 वर्ण हो गए दोनों में। अब देखते हैं दो नगड़ है कि नहीं है इसमें, तो इसके लिए हमें इसको काउंट करना पड़ेगा। तो चलिए पहले मात्राएं लगाते हैं और देखते हैं, ये लघु लघु लघु, ठीक है, ये हो गया हमारा लघु। उसके बाद है लघु 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 गुरु 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 लघु गुरु, ये हमारा, इसको कट करते हैं 15 वर्ण जो है, और यहाँ पे ये हमारा गुरु लघु और ये गुरु हो गया। ठीक है, अब इनको देखते हैं लगाकर। तो सबसे पहले तो दो नगड़ है, तो नगड़ का क्या है, लघु 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 होने चाहिए। तो देखते हैं यहाँ पे लघु 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 है, तो लघु 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 लघु, ये हमारा दो नगड़ हो गया, एक ये और एक ये। उसके बाद एक मगड़ होने चाहिए। अब मगड़ में देखते हैं क्या है, गुरु गुरु गुरु। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए गुरु 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 हो गए। ठीक है, तो ये भी कंप्लीट कर लिया। अब क्या होने चाहिए, दो यगड़ होने चाहिए। देखते हैं दो यगड़ है कि नहीं है इसमें। तो लघु गुरु गुरु है, लघु गुरु गुरु है, तो यहाँ पे देखिए यगड़ लघु गुरु गुरु। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे लघु गुरु, और मैंने ये मिस कर दिया था, तो इसको फिर से ले लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं लघु गुरु गुरु। तो ये दो यगड़ भी हमारे हो गए। तो जैसा कि हमने देखा कि मालिनी छंद जो है वो समवर्णिक छंद है, इसमें 15 वर्ण होते हैं, दो नगड़ एक मगड़ दो यगड़ होते हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि ये मालिनी छंद का उदाहरण है। अब चलिए नेक्स्ट छंद की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारा जो छंद है वो भुजंगी छंद है। भुजंगी छंद में 12 वर्ण, 3 सगड़, 2 लघु और एक गुरु होता है। ठीक है, 3 सगड़ 2 लघु और एक गुरु होता है। तो चलिए इसमें काउंट करते हैं कि 12 वर्ण है कि नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 और ये 12, ये 12 हमारे वर्ण हो गए। ठीक है, तो ये पहला नियम तो कंप्लीट कर लिया भुजंगी छंद में कि 12 वर्ण है। अब तीन सगण को देखने के लिए हमें सबसे पहले तो गणों की गिनती के लिए देखना पड़ेगा। तो पहले मात्राएं लगाएंगे इसमें। तो ये है हमारा अ की मात्रा, तो लघु, छोटी की मात्रा लघु, और ये गुरु, लघु लघु और ये गुरु, ये लघु लघु और ये हमारा गुरु हो गया। उसके बाद लघु लघु और ये गुरु हो गया। तो सबसे पहले तो इसमें 3 सगड़ होने चाहिए। अब सगड़ के रूल क्या है, इसमें 2 लघु और 1 गुरु होने चाहिए। तो चलिए, एक सगड़ ये हमारा हो गया, दूसरा सगड़ ये, और तीसरा सगड़ ये हो गया। ठीक है, और 2 लघु और 1 गुरु होता है। तो यहाँ पे देखिए 2 लघु और 1 गुरु है। तो जब भी आप ऐसा देखें कि 12 वर्ण है, 3 सगड़, 2 लघु और 1 गुरु आ रहे हैं, तो वो हमारा भुजंगी छंद का उदाहरण हो सकता है। ठीक है, और उसी तरह एक बार आप चाहें तो इसको भी देख सकते हैं, यहाँ पर भी मात्राएं लगाकर। तो सबसे पहले हम वर्ण गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये हमारा क्या हो गया 12। तो 12 वर्ण हो गए। अब मात्राओं को देखते हैं। तो लघु लघु और ये अंक की मात्रा है, तो गुरु, लघु लघु और ये गुरु। ठीक है, उसी तरह लघु लघु और ये हमारा गुरु, और लघु लघु और ये गुरु। ठीक है, तो 3 सगड़ होने चाहिए। 3 सगड़ में देखते हैं कि नहीं है। तो एक सगड़ ये हो गया हमारा, एक सगड़ ये हो गया, दूसरा सगड़ ये हो गया, और तीसरा सगड़ ये हो गया, और 2 लघु और ये 1 गुरु। तो ये सारे नियम जो है वो कंप्लीट कर रहे हैं, इसलिए ये भुजंगी छंद का उदाहरण होगा। अब चलिए नेक्स्ट प्रकार की तरफ चलते हैं, जो कि द्रुत विलंबित छंद होता है। तो इसमें भी हमारे क्या होते हैं, 12 वर्ण, 1 नगण, 2 भगण और 1 रगड़ होते हैं। तो जो भी उदाहरण है पहले उसमें हम वर्णों की गिनती करेंगे, क्योंकि ये वर्णिक छंद है। तो चलिए देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। तो ये 12 वर्ण तो हो गए। ठीक है, उसके बाद नगण, उसके लिए हमें देखना होगा कि नगण है कि नहीं इसमें। तो चलिए लगाते हैं मात्राएं, लघु लघु और लघु। उसके बाद गुरु लघु लघु गुरु, लघु लघु गुरु, लघु और गुरु। ठीक है, अब देखिए नगण। तो नगण का हमारा लघु 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 है। तो यहाँ पे देखिए लघु 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 है। उसके बाद 2 भगण। अब भगण में देखते हैं कि क्या क्या होता है। भगण में देखिए गुरु लघु लघु। तो यहाँ पे गुरु लघु लघु गुरु लघु लघु, 2 भगड़ हो गया। एक रगड़, रगड़ में गुरु लघु गुरु, तो ये हो गया हमारा गुरु लघु और गुरु। तो हमने देखा कि कैसे द्रुत विलंबित छंद में 12 वर्ण है, 1 नगड़, 2 भगड़ और 1 रगड़ है। तो इससे हमें पता चल गया कि ये द्रुत विलंबित छंद का उदाहरण है। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है कवित छंद। कवित छंद को कभी कभी हम या हमेशा मनहरण छंद के नाम से भी कभी कभी जान सकते हैं, क्योंकि कभी कभी परीक्षाओं में पूछ देता है कि मनहरण छंद किसे कहते हैं, और ऑप्शन हमारा दे देता है। तो जब भी आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि मनहरण छंद किसे कहते हैं और ऑप्शन होगा कवित छंद का, तो आप अच्छे से टिक कर सकते हैं कि मनहरण छंद कवित छंद को ही कहते हैं। ठीक है, तो कवित छंद और मनहरण छंद जो है ये एक क्या है, सम वर्णिक छंद होता है। इसके हर चरण में 31 से 33 तक वर्ण होते हैं, और प्रत्येक चरण में गुरु होता है। ठीक है, तो ये चीज है। अब चलिए देखते हैं, पहले तो गिनती करेंगे कि इसमें वर्ण 31 से 33 के बीच में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। तो चलिए 1 2 3 4 5 6 6
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 और 35 है। लेकिन देखिए यहाँ पे क्या है, 31 से 33 तक ही वर्ण होने चाहिए। अब हमने कहा मिस किया, तो मैंने आपको बता रही हूँ कि ये ऊ जो है और ये आ जो है, ये हमारे क्या है, स्वर है। तो इन्हें हमें काउंट नहीं करना है, ये मैंने पहले ही बताया था। लेकिन यहाँ पे मैंने आपको सिर्फ फोकस करने के लिए सारे मात्राओं पे, सब पे, सभी जो अक्षर है उन पे मात्राएं लगा दी और फिर बताया, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि ऊ जो है और आ है ये हमारे क्या है, स्वर है, व्यंजन नहीं है। इसलिए हम इनकी गिनती वर्णों में नहीं करेंगे। तो यहाँ पर हमारे कुल कितने वर्ण हो गए, 33 वर्ण हो गए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इसके जो है ये समवर्णित छंद है और इसके अंत में क्या होता है, गुरु होता है। तो यहाँ पे देखिए हर चरण के अंत में आपको गुरु, गुरु, गुरु और ये गुरु मिल जा रहे हैं। तो जब भी आप ऐसा देखें कि 31 से 33 तक के बीच में वर्ण हो और हर चरण के अंत में गुरु हो, तो वो हमारा कवित छंद का उदाहरण होगा। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट कौन सा प्रकार है। तो नेक्स्ट हमारा प्रकार है वंशस्थ छंद। तो वंशस्थ छंद जब होता है तो उसमें 12 वर्ण होते हैं, एक जगड़, एक तगड़, एक जगड़ और एक रगड़ होता है। तो यहाँ पे जो उदाहरण है, पहले हम इसमें क्या करेंगे, पहले हम इसमें वर्णों की गिनती करेंगे कि इसमें 12 वर्ण है कि नहीं है। तो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8, 9, 10, 11 और 12। ये हमारे 12 वर्ण हो गए पहले चरण में। ठीक है, उसी तरह 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ओके, ये हमारे 12 हो गया। अब यहाँ पे मैंने गलती से ये जो स है इसको काउंट कर लिया है, तो ये हमारा स नहीं होगा हाफ। क्यों नहीं होगा मैं बताती हूँ। क्योंकि हमने देखा कि मैंने यहाँ पे हाफ व जो है वो और हाफ व इसको लीव कर दिया था, छोड़ दिया था, क्योंकि जो भी हमारे आधा वर्ण होते हैं हम उनकी गिनती नहीं करते हैं वर्णों में। तो ये हमारा प्रत्येक चरण में 12 वर्ण है, इसको कंप्लीट करता है। अब दूसरा क्या है कि एक जगड़ होने चाहिए। तो उसके लिए हमें देखना होगा कि इसमें जगड़ है कि नहीं है। तो उसके लिए हमें मात्राएं लगानी होगी। तो छोटी की मात्रा है तो लघु, लघु और यहाँ पे क्या होगा, गुरु होगा और लघु होगा। तो यहाँ पे हमारा लघु होगा, लेकिन ये जो हाफ न है उसके लिए यहाँ पे हम इसको गुरु कर देंगे। ठीक है, उसी तरह चलिए यहाँ पे गुरु, यहाँ पे ये पहले ही है तो नहीं मतलब है कोई, लेकिन ऑलरेडी यहाँ पे गुरु है तो गुरु लगाएंगे। यहाँ पे हाफ प है, ठीक है, और ये लघु, लघु, गुरु, लघु, गुरु, लघु और ये हमारा गुरु हो गया। ठीक है, अब इसमें क्या है, जगड़। जगड़ में देखते हैं क्या है, लघु, गुरु और लघु है। तो यहाँ पे देखिए लघु, गुरु और लघु आ रहा है। उसके बाद तगड़, तो तगड़ हमारा कहाँ है, ये है हमारा तगड़, गुरु, गुरु, लघु। तो यहाँ पे देखिए गुरु, गुरु और लघु हो रहा है। उसके बाद फिर से जगड़ होने चाहिए, तो लघु, गुरु और लघु होने चाहिए, तो लघु, गुरु, लघु है। और उसके बाद एक रगड़ होने चाहिए, तो रगड़ में हमारे क्या है, रगड़ में है गुरु, लघु, गुरु, गुरु, लघु और गुरु, ये चीजें सब है। तो ये हमारे वंशस्थ छंद का उदाहरण हो गया। अब यहाँ पे एक चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब भी आप देखेंगे कि ये जो हाफ व है ये स्टार्टिंग में आ जा रहा है, इसलिए इसके लिए हम कोई भी मात्रा नहीं लगाएंगे। लेकिन ये जो प है इसके लिए मात्रा आएगी
और वो कहाँ लगेगी, वो उसके पहले वाले अक्षर के साथ लगेगी। लेकिन ऑलरेडी यहाँ पे गुरु है और यदि वहां पे पहले से ही गुरु प्रेजेंट रहता है तो वो मात्रा हमारी नहीं लगती। लेकिन अगर यहाँ पे ये लघु रहता तो ये यहाँ पे ऐड हो जाता और गुरु बन जाता। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। अब चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट हमारे यहाँ पे कुछ ध्यान देने योग्य बातें हैं जो कि वर्णिक छंद में हमको देखने को मिली। तो यहाँ पे 2 पॉइंट्स हमें ध्यान देने योग्य बातें के मिली। पहला पॉइंट क्या है कि यदि आधा वर्ण आता है तो उसकी गिनती वर्णों में नहीं होती है। जैसे मैंने बहुत पहले बताया था, अभी जस्ट इसके पहले जो वर्चस्व छंद था उसमें भी बताया था कि ये हाफ अगर कोई भी वर्ण आता है तो हम उसकी गिनती वर्णों में नहीं करते हैं। उसी तरह एक दूसरा और है कि यदि कोई स्वर आ रहा है तो उसकी गिनती वर्ण के रूप में नहीं की जाएगी। जैसे यहाँ पे आधा है तो सिर्फ हम ध की गिनती करेंगे, आ की नहीं करेंगे। तो ये तो 2 ध्यान देने योग्य बातें कहाँ की हो गई, ये वर्णिक छंद से रिलेटेड बातें हो गई। अब हमारा एक नेक्स्ट प्रकार बचा हुआ है मुक्तक छंद, जो कि छंद का प्रकार है। वो शॉर्ट में हम यहाँ पे देख लेते हैं क्योंकि इसमें बहुत कुछ हमें जानने को नहीं है। तो मुक्तक छंद हमारा क्या है, मुक्तक छंद हमारा आधुनिक युग की देन है। ठीक है, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला और ऐसे बहुत सारे कवि हैं जो आधुनिक युग में आए हैं और उन्होंने इस छंद की नींव रखी। और मुक्तक छंद में क्या होता है कि ये इसमें जो भी छंद के नियम होते हैं, जैसे कि जो हमने मात्रिक छंद और वर्णिक छंद में अपनाए थे, उन सबसे परे होता है, उन सबसे मुक्त होता है। इसलिए इसका नाम मुक्तक छंद भी पड़ा है। कहीं कहीं इसे स्वच्छंद छंद के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये क्या होता है, फ्री होता है, आजाद होता है, इसलिए इसे स्वच्छंद छंद भी कहते हैं। तो जैसे कि देखिए कि आप, मैंने यहाँ पे एक उदाहरण लिख रखा है, वह आता दो टूक कलेजे करता पछताता, पथ पर आता पेट पीठ दोनों मिलकर है एक, रहा लकुटिया टेक, मुट्ठी भर दाने को भूख मिटाने को, मुंह फटी पुरानी झोली का फैलाता, दो टूक कलेजे के करता पछताता पथ पर आता। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो छंद के कोई भी नियम है वो लागू नहीं हो रहे हैं, और मात्रिक छंद के भी नियम लागू नहीं हो रहे हैं और वर्णिक छंद के भी नहीं। तो इसलिए ये हमारा मुक्तक छंद होता है। तो आई होप आपको जो छंद है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। मेरे वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जो भी ऐसे छात्र हैं जिनको छंद समझने में परेशानी हो रही है तो उनको अधिक से अधिक शेयर कीजिए। चलिए, तब नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।